हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। ये एक्सरसाइज 8 है एनसीईआरटी का और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति है क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। देखिए क्या किया जाता है, त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की माप और उससे संबंधित, यानी कि त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज से रिलेटेड, उसकी भुजाओं के और कोणों से संबंधित माप वगैरह का अध्ययन करेंगे। उसी को कहा जाता है त्रिकोणमिति। अब आगे देखेंगे, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री, और यह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। ट्रिगोनोमेट्री जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, जिसे यहाँ पे दिखाया गया है। ट्रिगोनोमेट्री जो है यह बना है ट्रिगोन से और मेट्रन से। ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, ये सब का यूज ज़्यादातर किया गया है गणित में। तो ये बना है, ये दोनों कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। पूछता है कभी कभी कि ट्रिगोनोमेट्री में जो बना है वो ट्रिगोन और मेट्रन कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। उसमें ग्रीक ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रन का मतलब होता है मापना। और बताए भी हैं कि त्रिभुज के माप के बारे में, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के माप के बारे में जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं, देखिए त्रिभुज बार बार आ रहा है। सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज क्या है। ट्रायंगल, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। जिस वह क्षेत्र जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ हो उसको त्रिभुज कहा जाता है। देखिए 3-4 प्रकार का त्रिभुज बनाए हैं इसमें हम, 3 प्रकार का। एक इस तरह से त्रिभुज है, एक और इस तरफ से है और एक इस तरफ से है। ये त्रिभुज है। हम लोगों को त्रिकोणमिति में जो है वो सब त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है हम लोगों को राइट एंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में, समकोण के बारे में। तो हम लोग समकोण त्रिभुज देखेंगे। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। देखिए त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और 3 गो भुजा भी होता है, 1 2 3। ये जैसे 1 और ये है 2 और इससे है 3। इसमें भी देखिए 1 गो भुजा, 2 गो भुजा और 3 गो कोण भी होगा। देखिए इसमें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 3 गो कोण है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे 3 गो कोण बना है। तो त्रिभुज में 3 गो कोण होता है और 3 गो भुजा होता है। तो 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। समकोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। देखिए ये कोण के आधार पर अगर बांटेंगे तो 3 प्रकार का बटाएगा। जैसे कोण के आधार पर अगर बांटेंगे, जिस त्रिभुज, न्यून कोण किसे कहा जाता है बता देते हैं ऐसे ही, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ये समझिएगा कि ये 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से कम हुआ, अगर कोई सब कोण, त्रिभुज का सब कोण जो है, सभी जो तीनों कोण है वो 90 डिग्री से कम के कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि मान लीजिए हो 60 60 60, 50 60 70, तो इस तरह से अगर आएंगे तो ये न्यून कोण में कहलाते हैं। ये जिस त्रिभुज के सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो उसे समकोण, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। अब समकोण देखेंगे, यदि कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा और उसमें, यदि कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा और उसमें कोई एक कोण खाली 90 डिग्री का हो जाए तो उसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण किसको कहा जाएगा, कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा और उसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए। 90 डिग्री से अधिक का मतलब क्या, जैसे 91 डिग्री, 102 डिग्री, 150 डिग्री हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, अधिक कोण त्रिभुज। याद रखिएगा
90 डिग्री का हो जाएगा तो समकोण, 90 डिग्री से अधिक हुआ तो अधिक कोण त्रिभुज, और अगर 90 डिग्री से सभी कोण कम हो गया तो न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज को इस तरह से सूचित किया जाता है। तो हम लोग अभी ज्यादा इसमें त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, त्रिभुज के चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अभी बताए भी हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो जाए उसे क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज। ये देखिए समकोण बना हुआ है, और यहाँ पे ये जो साइन जहाँ भी दिख जाए तो इसको कहा जाता है न्यून को समकोण 90 डिग्री। तो ये है 90 डिग्री का। अब इसके बारे में हम ये इतना समझ में आ गया है ना, तो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ और। तो समकोण त्रिभुज बताए हैं कि एक कोण उसमें कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब बताइए एक कोण अगर 90 डिग्री का हुआ और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो बाकी जो दो कोण हुआ, या अकेले एगो 90 डिग्री ले लिया तो बाकी दो गो कोण मिल करके 90 ही डिग्री लेगा ना, और 90 डिग्री में से दो गो है, यानी कि दोनों का दोनों 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें और आगे कि समकोण त्रिभुज में बाकी भुजा क्या कहलाता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण कहलाता है, यानी कि ये ठीक क्या हो जाएगा, कर्ण। इसके ठीक सामने का भुजा कहलाता है कर्ण। अब आया बात कि इसमें से और दो गो भुजा का नाम क्या है। तो शेष दो भुजाओं में से एक भुजा लंब और दूसरा भुजा आधार कहलाता है। शेष दो भुजाओं में से एक भुजा कहलाता है लंब और दूसरा का भुजा का कहलाता है आधार। देखिए अब बोलिएगा कि कैसे पहचानेंगे कर्ण। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण, इसमें से एक को लंब मान लेना है और एक को आधार। ये भी मानने का तरीका है कि कौन सा लंब होगा और कौन सा कर्ण होगा, आधार होगा। इसको मानने का हम बताएंगे आगे। तो मान लेते हैं इसमें अभी कि ये आपका लंब या शीर्षलंब कहा जाता है, और ये क्या है, आधार। ये हो गया आपका आधार। किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी अब पूछता है कि सबसे लंबा भुजा कौन होता है, इसमें सबसे ज्यादा भुजा लंबा भुजा का लंबाई कितना होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा जो होता है इसका कर्ण होता है। सबसे लंबा भुजा क्या होता है, इसका कर्ण होता है। ऑब्जेक्टिव आता है कि सबसे लंबा भुजा का नाम क्या है, इसका तो कर्ण है। अब पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने समकोण त्रिभुज के संबंध में कुछ रिलेशन बताया था कि किस तरह से इनके भुजाओं में संबंध होता है। तो ये क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, किसी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब बताइए, अभी तुरंत बताएं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा कौन होता है, कर्ण। और दो छोटी भुजाओं का वर्ग, तो दो छोटका कौन बचा, आधार और लंब, यही ना दो बचा। और दो भुजा तो दोनों का वर्गों का योग, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये कर्ण के बराबर हो जाएगा। यानी कि लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर। इसी सूत्र से और दो सूत्र निकाल लिया जाता है। लंब स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए इसका मान निकालना रहेगा तो इसको उधर लेकर चले जाएंगे, और फिर आधार स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको अब निकालना रहेगा तो इसको उधर नहीं लेकर चले जाएंगे। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ये फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कोण 5 सेंटीमीटर, लंब 4 सेंटीमीटर, तो आधार ज्ञात करें। मान लीजिए हल अगर देखेंगे इसका, तो समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का कोण दिया है। अगर फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये 5 सेंटीमीटर का है और लंब मान लेते हैं ये वाला है 4 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है, कर्ण दिया है, कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, लंब बराबर 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि आधार कितना होगा, आधार बराबर व्हाट लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चाहे सूत्र से। आधार का सूत्र बताए हैं अभी, आधार स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर या आधार स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 आधार स्क्वायर बराबर 9। यहाँ पे स्क्वायर जब हटेगा तो उधर वर्गमूल आता है, तो आधार बराबर √9 या आधार बराबर 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। देखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष लंब और आधार का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा। कि समकोण त्रिभुज का जो न्यून कोण दिया रहेगा इसके अनुसार हम बताए थे कि एगो लंब होता है, एगो आधार होता है, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा कोण फिक्स है, कोण अपना जगह फिक्स कर लिया है कि हम फिक्स है। इन दोनों में से लंब कौन है, आधार कौन है। तो देखिए मान लीजिए कि ये बी, यहाँ पे कोण बी जो है क्या है, समकोण है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। अब दो गो न्यून कोण बचा, ए और सी। कोण ए न्यून कोण और कोण सी भी न्यून कोण। न्यून कोण क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री से लेस होगा। तो अब देखिए अगर आप यहाँ से इसको, अगर यहाँ का कोण अगर थीटा मान लेते हैं, इस कोण के अनुसार चला जाएगा, तो यदि कोण ए यानी कि थीटा के अनुसार लंब क्या हो जाएगा। देखिए जिस कोण को मान लीजिएगा, जिस कोण को मान लीजिएगा उसके ठीक जो सामने रहेगा ना, यही कहलाएगा लंब, और इसके से ठीक जो सटा रहेगा ना, वो क्या कहलाएगा, आधार। यानी कि यहाँ वाला कोण के लिए लंब का काम कौन कर रहा है, ये BC, यानी कि लंब बराबर क्या हो जाएगा BC, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB, यानी कि कोण A के लिए लंब बराबर कोण A का सम्मुख भुजा, यानी कि कोण ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, तो कोण ए का सम्मुख भुजा, और कोण ए के लिए आधार बराबर कोण ए का संलग्न, संलग्न मतलब जुड़ा हुआ, संलग्न भुजा। कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, इससे संलग्न भुजा। अब कोई कहेगा कि नहीं हम वहाँ वाला नहीं मानेंगे, हम यहाँ वाला कोण मान लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट आएगा जो यहाँ पे आया है। ये कैसे, इसके ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा अब, लंब। तो इसके बचा हुआ क्या कहलाएगा अब, आधार। यानी कि अगर देखा जाएगा यहाँ पे कोण बी बराबर समकोण है, तो कोण ए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, न्यून कोण। कोण ए और कोण सी क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो अब यहाँ से देखा जाएगा, यानी कि कोण सी के लिए लंब बराबर कोण सी का सम्मुख भुजा, और कोण सी का सम्मुख भुजा क्या है, AB, और कोण सी के लिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी का संलग्न भुजा। इसका संलग्न भुजा कौन है, BC। यानी कि क्लियर हो जाना चाहिए। अगर न्यून कोण के सापेक्ष कभी भी लंब और आधार निकालना रहेगा, तो जो सटा हुआ होगा इससे वो कहलाएगा आधार, और जो इसके ठीक सामने है वो क्या कहलाएगा, लंब।
जो सटा हुआ होगा वो कहलाएगा आधार, और जो ठीक सामने है उसको क्या कहलाएगा, लंब। तो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कह रहा है किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को, किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। न्यून कोण, अब ये तो 90 डिग्री का हो गया, बचल का दो को था जो न्यून कोण कहलाएगा। तो इसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को इसे लिख दिए हैं हम, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ये दोनों एक, ये जो दो लाइन में लिखा हुआ है ना, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो इसी को कहा गया। अगर देखा जाएगा ए का साइन, अब देखिए साइन पहले क्या कहा जाता था, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉटेजेंट, इस तरह से कहा जाता है, कॉन्टेंजेंट कहा जाता था। तो अब क्या कहा गया कि इसके लिए कुछ नाम दिया गया, जैसे कि पहले ए का साइन जो आता है, ए का साइन, तो ए का साइन के लिए दिया जाता है ए का सम्मुख भुजा और बटा में कोण। अब बताइए ए का सम्मुख भुजा क्या है, यहाँ पे BC और कोण क्या हो जाएगा इसका, AC। अगर यही लिया गया कोण ए का कोसाइन, कोसाइन संलग्न के लिए कहा गया, तो कोसाइन जब लिया गया तो कोण ए का कोसाइन हो जाता है कोण ए का संलग्न भुजा, और संलग्न भुजा कौन है, AB और बटा में AC। इसके बाद में क्या किया गया कि कोण ए का टेंजेंट लिया गया। टेंजेंट मतलब होता है tan ए, शॉर्ट फॉर्म इसका, और इसका होता है कोण ए का सम्मुख भुजा बटा में कोण ए का संलग्न भुजा। कोण ए का सम्मुख भुजा कितना है, सम्मुख भुजा है आपका BC और संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, AB। और इसी तरह से आगे लिया गया ए का कोसेकेंट, तो कोसेकेंट कोसे होता है, इसका ठीक उल्टा देखिए कोण ए का साइन, और कोण ए का साइन कितना आया है, AC बटा में BC, तो क्या BC बटा में AC, तो ये क्या हो जाएगा, AC बटा में BC। इस तरह से कोण ए का सेकेंड लिया गया तो सेके हुआ, और सेके क्या हो जाएगा, 1 बटा में कोण ए का कोसाइन, और कोण ए का कोसाइन कितना आया है, AB बटा में AC, ये कितना हो जाएगा, AC बटा में AB, क्योंकि उल्टा होगा ना। और इस तरह से कॉट एजेंट अगर लिया गया तो कॉट ए 1 बटा में ए का टेन एजेंट, यानी कि टेन एजेंट कितना हो जाएगा आपका, तो AB और बटा में BC उल्टा हो जाएगा। इसका नामकरण के बारे में देखते हैं। 500 ईस्वी में आर्यभट्ट ने का पुस्तक जो था आर्यभट्टियम, इसी में पहला लिया गया था नाम साइन के लिए जया, अर्ध जया, और उन्होंने प्रयोग किसके लिए किया था, अर्ध जीवा के लिए, आधा जीवा के लिए उन्होंने एक नाम दिया था शब्द का, अर्ध जया। सोचे 500 ईस्वी में, बहुत पहले का है। अब बाद में इसको क्या कहा गया, केवल जया, या फिर बाद में इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया जीवा। अब ये लिखने में बार बार प्रॉब्लम हो रहा था, तो किया क्या गया है, अंग्रेजी पे एक प्रोफेसर है वो एडमंड गुंटर थे, एडमंड गुंटर, और ये करीब 1550 के बाद इन्होंने क्या किया कि इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म ला दिए, साइन, केवल शॉर्ट फॉर्म क्या ला दिए, साइन, और इसके और यही अब आज तक प्रयोग होते आया है, साइन। कोटिजिया, कोस ए जो हम लोग बोलते हैं ना कोसाइन, इसको कोटिजिया कहा जाता है, और ये भी बोले थे आर्यभट्ट ही, आर्यभट्ट। लेकिन ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, 1674 ईस्वी में फिर इसे भी पलट दिया गया, और इसको किसने किया, जोनास मूरे ने कोटिजिया के लिए क शब्द का प्रयोग कर दिया, और इस तरह से आज भी ये सब का प्रयोग होता है। इसके बाद धीरे धीरे सेक, टैन, ये सब बना लिया गया है। कुछ सूत्र है ये देख लेते हैं, जो एक्सरसाइज 8.1 में इस्तेमाल होंगे। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब देखिए ये अगर तीनों याद हो गया तो ये तीनों याद हो जाएगा। कैसे, इसी का उल्टा होता है ये, तो
कोसेक थीटा बराबर ये लंब बटा कोण, तो ये कोण बटा में लंब। कोस थीटा बराबर आधार बटा कोण, तो सेक थीटा बराबर कोण बटा में आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। ये ठीक उल्टा हो जाता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। ठीक इसका उल्टा कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा। ठीक एक दूसरे के उल्टा होता है। साइन थीटा का सूत्र होता है 1 में कोसेक थीटा, कोस थीटा का सूत्र होता है 1 में सेक थीटा, टेन थीटा का सूत्र होता है 1 में कोट थीटा। ठीक इसका उल्टा देख लीजिए, कोस थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, कोट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे सोचिए अपने से, तो साइन थीटा कोस थीटा में गुना होगा तो कोसेक थीटा में गुना होगा तो कितना जाएगा 1, कोस थीटा और सेक थीटा में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1, टेन थीटा और कोट थीटा में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1। साइन थीटा एक संकेत है। साइन थीटा क्या है, एक संकेत है, जिसमें कभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि साइन थीटा एक संकेत है, बस ये समझ लीजिएगा। साइन थीटा ही नहीं, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सभी क्या है, एक संकेत है। अब ये मत सोचिएगा कि इन दोनों में से थीटा ये गुना में है, थीटा गुना में नहीं है। कोई बोलता है कि साइन गुना थीटा है, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये गुना में नहीं है, ये दोनों मिला करके है। साइन स्क्वायर, साइन थीटा का अगर स्क्वायर लिखना हुआ तो हम लिख सकते हैं केवल इसको साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटो पर स्क्वायर दे देना है, ये सही हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों का मान एक ही होता है। ऐसे ही कोस थीटा का स्क्वायर का मतलब हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का स्क्वायर का मतलब हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। अगला पूछता है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है। क्यों? अभी तो कुछ समय पहले बताए थे कि ये समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा होता है। सबसे बड़ा भुजा कौन है इसमें? कर्ण। आइए मान लीजिए कि ये है आपका लंब और ये क्या है? आधार। ये है आपका आधार। अभी तुरंत बताए लंब बटा में कर्ण, यानी कि बड़ा वाला नीचे चला गया, अब बड़ा वाला नीचे, यानी कि अंश बड़ा की हर, तो हर जब बड़ा तो उसका मान 1 से कम हो जाता है। तो इसीलिए साइन थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कर्ण जो है समकोण त्रिभुज का सबसे लंबा भुजा होता है। और जब बड़का को नीचे कर देंगे तो ऊपर अंश अगर छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए तो 1 से कम ही आता है। cos थीटा का मान 1 से कम होता है। क्यों? क्योंकि cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, और कर्ण जो है समकोण त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा होता है। आपको जितना भी ये सब थ्योरी है इससे पूरा ये क्लियर हो जाना चाहिए। 8.1 क्लियर हो जाएगा आपका। आपको कॉपी पेन लेना है और कॉपी पेन ले करके अब पूरा आपको ये नोट्स जैसे हम बनवाए हैं वैसे ही पूरा वो कॉपी कर लेना है। कॉपी पेन ले करके आपको लिख लेना है और लिख करके और तब फिर क्वेश्चन हम कल बनवा देंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना।